हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेजपुर में। जैसा कि आपको पता है, अब आपके अपने चैनल नॉलेजपुर पर 10वीं की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। अगर आप हमारे चैनल से शुरुआत से लेकर अंत तक यानी एग्ज़ाम तक बने रहोगे तो आपसे 90% नंबर कोई भी छीन नहीं सकता है। बस आपको क्या करना है, इस चैनल पर जितने भी वीडियो आएंगे उनको बारीकी से देखना है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, आपको अब सोशल साइंस का हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। आपको नोट्स प्राप्त करने के लिए बस टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ सर्च करना है नॉलेजपुर। मैं टेलीग्राम का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। आप वहाँ से भी उस टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। वहीं पर मैं जब यह पूरा चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा तो मैं इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सोशल साइंस में हम लोग शुरुआत किए हैं इकोनॉमिक्स से, अर्थव्यवस्था से शुरू किए हैं। और इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का मैं लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप पहले उन दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जब आप उन दोनों वीडियो को देखेंगे तो 100% आपको यह तीसरा वीडियो यानी पार्ट 3 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए आप उन दोनों वीडियो को पहले ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना यह वीडियो। तो हम लोग उसमें कल तक अंत जो किए थे, कोर बैंकिंग प्रणाली पे जाके हम उसको छोड़ दिए थे। हम उनसे आगे इस अध्याय का मुख्य पॉइंट अब देखते हैं। तो याद रखिएगा, कुछ वन लाइनर टाइप में है, हम जिसको मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है क्या? तो इसमें सबसे पहले आता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। तो अब प्रश्न बनता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो है यह है क्या? यह पूछ भी लिया जाता है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, या फिर वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं? तो इनका आसान सा जवाब है कि जब हम वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं तो उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जब हम वस्तु से दूसरे वस्तु का लेन देन करते हैं, यानी एक वस्तु देकर जब हम सामने वाले से दूसरा वस्तु खरीदते हैं तो हम ऐसे प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहेंगे। क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जब हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु को खरीदते हैं, एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु खरीदते हैं तो हम ऐसे प्रणाली को ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा। तो आप मेरे साथ साथ भी बोला कीजिए, क्योंकि आपको नोट्स की चिंता नहीं करनी है। अगर आप बना रहे हो तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो मेरे साथ साथ बोलते जाइए, ताकि जो भी पढ़ाया जा रहा है वह आपको क्लास में ही याद हो जाए। और मैं यह प्रयास भी करता हूँ कि जो क्लास में जितने भी टॉपिक कवर किए जा रहे हैं वो आपको क्लास में ही पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जब हम एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु खरीदते हैं तो हम ऐसे ही प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखिएगा आप? जब वस्तु से वस्तु का लेन देन करते हैं तो ऐसे ही प्रणाली को हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो हमारा दूसरा है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, किसे कहते हैं, या फिर आप क्या समझते हैं? मौद्रिक विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं?
इन तीनों का उत्तर एक ही है। प्रश्न का थोड़ा सा पूछने का अंदाज अलग अलग है, लेकिन इन तीनों में हमें एक ही उत्तर देना है। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? तो आप क्या बोलोगे? जब हम एक वस्तु देकर या जब हम एक वस्तु खरीदते हैं, उसके बदले में जब हम रुपया देते हैं, तो हम वैसे ही प्रणाली को क्या कहते हैं? मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली के अंतर्गत हम वस्तु खरीदते हैं रुपया के माध्यम से या रुपया देकर। तो मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? जब हम वस्तु का लेन देन रुपया से करते हैं, तो हम ऐसे प्रणाली को मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहेंगे। ऐसे प्रणाली को क्या कहेंगे? हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहेंगे। मुझे उम्मीद है ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? वस्तु का जो खरीद बिक्री करते हैं वह किसके माध्यम से करते हैं? तो मुद्रा के माध्यम से करते हैं। मुद्रा का मतलब यहाँ पर क्या है? रुपया पैसा, है ना। यहाँ पर मुद्रा से मतलब है रुपया पैसा। क्या आपको यह समझ में आ गया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी में हमने कल भी समझा था, यानी पार्ट 2 में भी हमने देखा था बैंकिंग प्रणाली। तो बैंकिंग प्रणाली क्या है? बैंकिंग प्रणाली, तो बैंकिंग प्रणाली हम कहेंगे जब हम बैंक के माध्यम से, बैंक में नॉर्मली क्या होता है, अगर आप बैंक के बहुत ही अच्छे कस्टमर हो, अच्छे कस्टमर से बैंक के अनुसार तात्पर्य है कि आपके बैंक से में आप बहुत ही ज़्यादा रुपया जमा करते हो, निकासी भी मतलब समय समय पे होती रहती है, तो आप बैंक के अनुसार आप उनके अच्छे कस्टमर हैं और आप बैंक जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो जब हम क्या करते हैं, बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा जब हम एक खाते से दूसरे खाते में रुपये का ट्रांसफ़र करते हैं, रुपये का लेन देन करते हैं, तो हम वैसे प्रणाली को कहेंगे बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली किसे कहेंगे? जब हम अपने खाते से चेक के माध्यम से दूसरे के खाते में पैसे का ट्रांसफ़र करेंगे, तो हम वैसे प्रणाली को कहेंगे बैंकिंग प्रणाली। तो ज़रूरी नहीं है कि चेक के ही माध्यम से हो। अभी के युग में इनके बहुत सारे ऑप्शनल मिल चुके हैं, जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब इन्हीं के ऑप्शन हैं, बैंकिंग प्रणाली के ही। क्या आपको समझ में आया? बैंकिंग प्रणाली क्या है? तो बैंकिंग प्रणाली के बारे में आप क्या लिखिएगा? बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय क्रिया की संपादन को हम बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसी में यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट में कुछ वन लाइनर टाइप में ये टॉपिक है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये जो है ना, वस्तु विनिमय प्रणाली, मौद्रिक विनिमय प्रणाली, ये कभी कभी पूछ भी लेते हैं 1 या 2 नंबर में, लेकिन ये पूछे ही जाएंगे, यह ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो हमारा अब आगे है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली। तो कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं, या फिर कोर बैंकिंग प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो हम इसके बारे में क्या बोलेंगे? जब एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में बिना कहीं जाए और बिना किसी देरी के अगर हम रुपये का लेन देन करते हैं, तो हम वैसे प्रणाली को क्या कहेंगे? कोर बैंकिंग प्रणाली कहेंगे। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है? जब हम बैंक के माध्यम से एक खाते से दूसरे खाते में बिना कहीं जाए, बिना किसी देरी के अगर हम रुपये का ट्रांसफ़र करते हैं, रुपये का लेन देन करते हैं, तो हम वैसे प्रणाली को क्या कहेंगे? कोर बैंकिंग प्रणाली कहेंगे। क्या कहेंगे? कोर बैंकिंग प्रणाली। क्या आपको समझ में आ गया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसमें नंबर 5 है एटीएम। क्या है? एटीएम। अच्छा, यहाँ पर ना एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। ऑब्जेक्टिव में यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और इनसे प्रश्न यह भी बन जाता है कि एटीएम से आप क्या समझते हैं या एटीएम क्या है। तो देखिए, पहले तो आपको एटीएम का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन क्या होता है फुल फॉर्म? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो एटीएम क्या है? तो एटीएम क्या है? आप सभी ने एटीएम देखा होगा, आप सभी के पास एटीएम होगा, आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा। तो नॉर्मली देखिए, ये देखिए मेरे पास भी एटीएम है। तो एटीएम में क्या होता है? तो एटीएम में आपके बैंक से आपको यह प्राप्त होता है। आप देखिए इनको, इनमें कुछ नंबर दिए जाते हैं, 12 अंक का कुछ नंबर है। उनके बाद इनके पीछे ना कुछ गुप्त कोड होता है जो आपको बैंक से मिलता है, जिनको आप अपना पास कोड या पिन कोड भी बोलते हैं। और यहाँ पर भी देखिए ये गुप्त कोड है, इनको हम यूज करते हैं वैसे ट्रांजैक्शन में, लेकिन ये हमारा गुप्त कोड है। और हम पासवर्ड भी बनाते हैं, पासवर्ड को भी हम पास कोड या फिर पिन कोड कहते हैं, वह भी ज़रूरी है। तो लेकिन परिभाषा के रूप में आप क्या बोलिएगा? तो परिभाषा के रूप में बोलिएगा एटीएम के बारे में जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको बोलना है एटीएम क्या है? तो प्लास्टिक का एक छोटा सा कोई कार्ड है। यह किसका कार्ड है, किसका बना हुआ है? तो यह प्लास्टिक का बना हुआ है। किसका बना है? प्लास्टिक का बना है। तो आप क्या बोलिएगा एटीएम के बारे में? प्लास्टिक का एक छोटा सा कार्ड जिस पर कुछ सूक्ष्म अंक अंकित होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ सूक्ष्म अंक अंकित हुए हैं। इन्हीं के माध्यम से, इसके माध्यम से हम बैंक के द्वारा जो स्थापित केंद्र होता है, यानी एटीएम केंद्र जो होता है, हम उनसे पैसे का लेन देन कर सकते हैं। उन्हीं को हम क्या कहेंगे? एटीएम। तो एटीएम क्या है? एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिस पर कुछ छोटे अंक अंकित होते हैं और जिनके माध्यम से, यानी एटीएम के माध्यम से हम बैंक के द्वारा निर्धारित केंद्र से रुपये का लेन देन कर सकते हैं। वह क्या कहलाएगा? एटीएम कहलाएगा। चलिए अब आगे इनको थोड़ा सा साफ करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा एटीएम के बाद है डेबिट कार्ड। एटीएम के बाद क्या है? डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड क्या है? डेबिट कार्ड भी एटीएम के जैसा ही एक कार्ड होता है, उसी के आकार का होता है। फंक्शनल भी कुछ हद तक समान होता है, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो डेबिट कार्ड क्या कहता है? तो डेबिट कार्ड भी आपको बैंक के द्वारा ही आपको मिलता है। डेबिट कार्ड आपको कहाँ से मिलता है? तो बैंक के द्वारा ही मिलता है। तो बैंक द्वारा जारी किया गया यह भी एक प्लास्टिक कार्ड होता है, हम जिनकी सहायता से जो हमारे खाते में जमा राशि होता है हम उसका उपयोग कर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या है? यह एक प्लास्टिक कार्ड है जो हमें बैंक से प्राप्त होता है। हम अपने खाते में जमा राशि का उपयोग डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आया? तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आगे है क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड यह भी बैंक के द्वारा ही जारी किया जाता है। यह भी एक प्लास्टिक का कार्ड होता है। देखिए अभी हम लोगों ने 3 प्रकार के कार्ड को समझा। एक था एटीएम, उनके बाद था हमारा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पहले पढ़े, उनके बाद क्रेडिट कार्ड। यह तीनों का आकार और यह तीनों जो बना होता है यह प्लास्टिक का ही कार्ड होता है, लेकिन तीनों का यूज़ अलग अलग होता है। यह एटीएम जो कार्ड है यह हमें बैंक से मिलता है। तो इनसे हम क्या कर सकते हैं? बैंक के द्वारा जो स्थापित केंद्र है वहाँ से हम रुपये का लेन देन कर सकते हैं, हम रुपया निकाल भी सकते हैं और रुपया जमा भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्या कहता है? तो डेबिट कार्ड क्या है? यह एक प्लास्टिक का कार्ड है, यह भी हमें बैंक से ही मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जो हमारी जमा राशि है ना, हमारे खाते में, आपके खाते में जितना रुपया जमा है आप उसका उपयोग कर सकते हो। आप उसका क्या कर सकते हो? उपयोग कर सकते हो। तो क्रेडिट कार्ड क्या कहता है? क्रेडिट कार्ड भी आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको प्राप्त होता है बैंक से ही। कहाँ से प्राप्त होता है? बैंक से ही। और क्रेडिट कार्ड में बैंक अपने खाता धारकों को यह सुविधा देता है कि आप वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं कैसे? मान लीजिए आपके खाते में कभी ऐसा हुआ कि आपके खाते में रुपया नहीं है,
ठीक है। आप लेकिन बैंक के बहुत ही अच्छे कस्टमर हो, आपके अकाउंट में महीने में 50,000, 60,000 या फिर 20,000, 30,000 इवेंट गिर जाता है। तो अगर आपको बैंक से क्रेडिट कार्ड प्राप्त हो गया है तो बैंक खाता धारकों के खाते के अनुसार, उसके अकाउंट के अनुसार, उसके अकाउंट की कैपेसिटी के अनुसार वह उनको एक हद तक यानी एक लिमिट तक यह सुविधा देती है कि अगर आपके खाते में रुपया नहीं भी है तो आप क्या कीजिए, आप कहीं पर भी वस्तु खरीद सकते हैं, वहाँ पर आप अपना क्रेडिट कार्ड उनको दे दीजिएगा। तो उस समय आपके बदले में रुपया कौन पे करेगी? तो बैंक देगी। कौन देगी? बैंक देगी। लेकिन जिस दिन आपके खाते में रुपया आ जाएगा, बैंक आपके खाते से रुपया काट लेगी। क्या आपको समझ में आ गया? देखिए, आपको प्रश्न तो लिखना ही है एग्जाम में, आपको याद नहीं करना, लेकिन आपको समझना है। अगर आपको कहीं पर भी समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अभी जितने मिनट पे वीडियो चल रहा है उतना मिनट दे के आप कमेंट कर दीजिएगा। तो जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपके कमेंट का उत्तर मैं ज़रूर दूंगा। तो तीनों क्लियर हुआ। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एटीएम क्या है? तो एटीएम एक प्लास्टिक का कार्ड है जिसमें कुछ सूक्ष्म अंक अंकित होते हैं। बैंक के द्वारा स्थापित केंद्र से हम रुपये का लेन देन कर सकते हैं, हम वही एटीएम है, उसी को हम क्या कहेंगे? एटीएम कहेंगे। डेबिट कार्ड क्या है? तो डेबिट कार्ड भी एक प्लास्टिक का कार्ड है जो हमें सुविधा देती है अपने खाते से अपने खाते में जमा राशि का उपयोग करने का। यानी डेबिट कार्ड में सिर्फ आप, अगर आपको डेबिट कार्ड मिला है तो आपके खाते में जो जमा राशि है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या है? तो क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक का कार्ड है जो बैंक अपने खाता धारकों को यह सुविधा देती है कि अगर उनके खाते में रुपया नहीं भी है तो वह वस्तु को कहीं पर खरीद सकता है, लेकिन बाद में फिर बैंक आपसे, आपके अकाउंट से रुपया काट लेगी। क्या आपको यह तीनों अच्छे से समझ में आ गया? मुझे उम्मीद है ज़रूर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इनको थोड़ा मैं अब साफ़ कर दूं क्योंकि जगह थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को क्लास में मज़ा भी आ रहा होगा। और ये जो क्लास अभी जो आप कर रहे हो ना, फ्रस्ट्रेट होकर नहीं करना है, आप चिल होकर एंजॉय करते हुए इस क्लास को कर सकते हैं। और इस क्लास में आप जितनी देर बने रहोगे, जितने भी टॉपिक कवर होंगे, 100% आपको समझ में आएगा। बस आप चिल होके इस पूरे वीडियो को देखिए, पूरे वीडियो को। तो देखिए, अब इनके बाद क्या है? आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। आर्थिक विकास यानी हम लोग अपने, अभी हमारा जो अध्याय भी चल रहा है वही हमारा अर्थव्यवस्था का इतिहास का विकास क्या रहा है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं? आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक। यानी हम अपने देश में हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है, हमने पिछले वर्ष और वर्तमान समय में हमने कितना तरक्की किया है, उनका माप यानी उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी माप एवं सूचकांक के लिए कुछ सरकार के तरफ से संगठन बनाए हुए हैं। तो हम उन्हीं को देखेंगे। तो इनमें सबसे पहला हमारा क्या जाता है? राष्ट्रीय आय। अच्छा, एक कैसे निकालेंगे? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान है, मतलब देखने का किसका? राष्ट्रीय आय। यानी किसी भी देश का राष्ट्रीय आय कितना है। अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय बहुत ही ज़्यादा है तो वह विकसित देश कहलाएगा, अगर बहुत कम है तो वह अविकसित या फिर विकासशील देश कहलाएगा। तो देखिए, राष्ट्रीय आय हम किसको कहेंगे? तो किसी भी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे? किसी भी देश में, ये जरूरी नहीं कि भारत का ही, ये किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी देश में
दिए हुए वर्ष में उस देश के उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय कहेंगे। तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा क्या हो जाएगा? किसी भी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का, यानी सभी वस्तु का भी और सभी सेवाएं का भी जो मूल्य होगा, इन सभी का जो मूल्य होगा उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम कहेंगे राष्ट्रीय आय। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय। देखिए कितना आसान है कि नहीं आसान? देखिए आप क्या बोलोगे, राष्ट्रीय आय क्या है? यह प्रश्न कई बार विगत एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं कि ये आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, या राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय क्या है? तो आप क्या बोलिएगा? किसी भी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या क्लियर हुआ? एक बार मेरे साथ आप बोलिए। आप क्या बोलिएगा? किसी भी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ही हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्या यह आपको समझ में आ गया? 100% आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय के बाद अच्छा, यहीं पर मान लीजिए अगर किसी देश का राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा है, यानी राष्ट्रीय आय ज़्यादा है, तो उस देश को हम किस श्रेणी में रखेंगे? तो उस देश को हम रखेंगे विकसित देश की श्रेणी में। किस श्रेणी में? विकसित देशों की श्रेणी में उनको रखेंगे। यहीं पर अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था कम है तो उनको हम बोलेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था? अविकसित, या फिर अविकसित को ही हम क्या बोलते हैं? विकासशील। यानी जो अभी वर्तमान समय में भी विकास कर ही रहा है उनको क्या बोलेंगे? विकासशील। या तो अविकसित या अविकासशील। यानी जिस देश का राष्ट्रीय आय सबसे ज़्यादा होगा वह देश विकसित देशों की श्रेणी में आएगा, और जिन देशों की राष्ट्रीय आय कम होगा उनको हम रखेंगे अविकसित देशों की श्रेणी में। यह कोई टफ नहीं है, आपको यह समझ में आ गया होगा। तो अब याद रखिएगा, इसी में पूछ लिया जाता है एक बहुत ही ज़्यादा प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, या फिर प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है, या फिर आपसे पूछा जाएगा प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं या किसे कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालिएगा? तो प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। हम क्या करेंगे, किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालिएगा? किसी भी देश की कुल आय में, किसी भी देश की कुल आय में जब हम कुल जनसंख्या से भाग लगाएंगे, उनके बाद जो हमें भागफल प्राप्त होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। क्या आपको समझ में आया? प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो आप क्या लिखिएगा और किसी को क्या समझाइएगा? प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग लगाने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय। तो आप इनके लिए सबसे आसान क्या याद रख सकते हैं? किसी भी देश की, यानी देश की कुल आय में किससे भाग लगाना है? तो देश की कुल जनसंख्या से। देश की कुल जनसंख्या, इनसे भाग लगाने के बाद जो आपको प्राप्त होगा ना, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। उसी को क्या कहा जाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहा जाएगा। क्या आपको समझ में आया? तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालिएगा? किसी भी देश की कुल आय में
कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अगर आपसे परिभाषा पूछा जाएगा प्रति व्यक्ति आय क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, तो आप क्या लिखिएगा? किसी भी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। प्रति व्यक्ति आय भी क्लियर हो गया होगा, राष्ट्रीय आय भी। तो राष्ट्रीय आय क्या है? किसी भी देश में दिए हुए वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति क्या है? किसी भी देश की कुल आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे ही हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो है, प्रति व्यक्ति आय आप लोग अपने घर का भी निकाल सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या कर सकते हैं? आप लोग अपने घर का भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में, अगर आपके घर में मान लीजिए सदस्य कितने हैं? आपके घर में सदस्य मान लीजिए 5 हैं और 5 सदस्य में से 2 ही ऐसे सदस्य हैं मान लीजिए जो कहीं पर जिनके माध्यम से आपके घर में रुपया आ रहा है। मान लीजिए अगर ये 10,000 रुपये प्रति महीने कमा रहा है तो कुल कितनी आय आ रही है आपके घर में? तो आप क्या बोलोगे? सर 20,000 आ रही है। लेकिन अगर वह कोई आदमी यह आके बोले अच्छा आपके घर का प्रति व्यक्ति है कितना, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा प्रति व्यक्ति आप पूछ रहे हैं, ठीक है। आप क्या करोगे? आपके घर का कुल आय है 20,000। आपके घर का कुल आय कितना है? तो आपके घर का कुल आय है 20,000। अब 20,000 है, आपके घर में सदस्य लोगों की संख्या कितनी है? तो 5 है। आप 5 से भाग लगा दोगे तो आपको भागफल क्या प्राप्त हो जाएगा? 4,000। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारे घर का प्रति व्यक्ति आय 4,000 रुपया है। आप मंथली या फिर 1 साल में भी इनको निकाल सकते हैं। बस मैंने आपको यह उदाहरण दिया। क्या आपको समझ में आ गया? तो आप लोग अपने घर का प्रति व्यक्ति आय निकाल कर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, प्रति व्यक्ति आय के बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं मानव विकास सूचकांक क्या है। मानव विकास सूचकांक, अच्छा पता है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो HDI। इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये किसका फुल फॉर्म है? HDI का है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। तो इनके बारे में बस इतना ही आप याद रखिएगा। तो मानव विकास सूचकांक जो किसी भी देश का निकाला जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो निकाला जाता है किसी भी देश का, यह 3 ही चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है, 3 चीज़ों पर आश्रित होता है, या फिर 3 चीज़ों के माध्यम से हम किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक निकाल सकते हैं। तो इसमें 3 चीज़ें क्या है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ आ जाती है जीवन आशा। जीवन आशा। फिर उस देश में शिक्षा का क्या स्तर है, यानी शिक्षा का क्या कंडीशन है। और तीसरा आ जाएगा उस देश का जीवन स्तर क्या है, उस देश का जीवन स्तर क्या है। तो इन तीनों ये 3 एक तरीके से संरचनाएं हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक निकाल सकते हैं। पहला क्या? जीवन आशा। जीवन आशा को आप उम्र भी बोल सकते हैं। मतलब कोई भी देश है, उस देश में औसतन आयु कितना है किसी भी आदमी का जीने का, उन्हीं को हम बोलते हैं जीवन आशा। तो किसी भी, जैसे भारत का अगर आप देखिएगा तो हमारे भारत का अभी 66 वर्ष है।
यानी भारत में औसतन एज जो है ना लोगों का जीने का, वो कितना है, 66 वर्ष है। तो किसी भी देश का जीवन आशा क्या है, फिर उस देश में शिक्षा का स्तर क्या है, शिक्षा का कंडीशन क्या है, क्या शिक्षा मॉडर्न एज वाली दी जा रही है या फिर परंपरागत शिक्षा जो पहले दी जाती थी उसी प्रकार से चल रहा है, टेक्नोलॉजी सबके बारे में बताया जा रहा है, नहीं बताया जा रहा है, यानी फ्यूचर के बारे में बच्चों को एजुकेट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। यानी मैं बोलूँ तो यहाँ पर शिक्षा का कंडीशन देखा जाता है। उनके बाद क्या देखा जाएगा, जीवन स्तर, यानी लोगों का रहन सहन क्या है, क्या लोग अपनी ज़रूरतों का सबसे कम से कम सामान भी खरीद पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। उस देश में लोगों को जो मेडिकल की फैसिलिटी है वो कितनी दी जा रही है, वहाँ पर रोड की व्यवस्था क्या है, मतलब यातायात का साधन क्या है, ये सभी के सभी चीज़ें किस में आ जाएगा, ये सब का सब आ जाएगा जीवन स्तर में। तो किसी भी देश की मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए ये 3 चीज़ों को बारीकी से जांच करती है। उस देश का जीवन आशा क्या है, उस देश में शिक्षा का स्तर क्या है, फिर जीवन का स्तर क्या है, ये 3 चीज़ों पर ही निकाला जाता है क्या, मानव विकास सूचकांक। मुझे उम्मीद है आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। अब एक अगला जो हमारा टॉपिक है वह है राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। क्या है, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मानव विकास रिपोर्ट तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें भी आप याद रखिएगा, इस वाले रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट है यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है और ये हमारे भारत का है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हमेशा जो टॉप में रहता है ना, हमेशा टॉप में, वो टॉप में है कौन, केरल। कौन है, केरल है। इस इंडेक्स में हमारे भारत में टॉप में कौन रहता है, केरल, यानी सबसे ऊपर। और बॉटम में कौन रहेगा, बॉटम में है बच्चा बिहार। कौन है, बिहार। यानी बिहार में हम यह कह सकते हैं कि ना ही जीवन आशा बेहतर है लोगों का, ना ही शिक्षा का स्तर बढ़िया है, और ना ही हमारे बिहार में जीवन स्तर बढ़िया है। तो ये तीनों समस्या है, और यही वजह है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में इसमें सबसे नीचे, यानी बॉटम का मतलब क्या है, नीचे में, यानी सबसे नीचे में आपको कौन पाया जाएगा, बिहार पाया जाएगा। और सबसे टॉप में कौन पाया जाएगा, यानी सबसे ऊपर सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्यों में मानव विकास रिपोर्ट सबसे बढ़िया किस राज्य का है, तो वह है केरल का। क्या आपको यह बात समझ में आ गया इतना? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक है और है, उनको समझते हैं, फिर आज की क्लास को हम रहने देंगे। चलिए, अब है हमारा, इसी में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि आधारिक संरचना क्या है। आधारिक संरचना, इनसे यह भी कई बार 1 नंबर और 2 नंबर में यह पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन में कि आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं, आधारिक संरचना क्या है। तो आप आधारिक संरचना के बारे में क्या बोलिएगा, तो आधारिक संरचना हो जाएगा, आधारिक संरचना में हम उन सभी सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश की आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यानी हम देखिए, आर्थिक विकास क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, आर्थिक विकास से तात्पर्य उन सभी सेवाओं से है जो किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उतना तो होना ही चाहिए, उनसे आगे जितना ज़्यादा होगा वह देश उतना ही ज़्यादा मतलब विकसित, या फिर हम बोले वहाँ के लोगों के लिए बेहतरीन होगा। तो हम कम से कम मान लीजिए किसी भी देश में कौन सब ऐसा चीज़ है जो वहाँ के लोगों के लिए तो ज़रूरी है ही बिल्कुल। तो क्या हम बोल सकते हैं कि बिजली,
यह बिजली आधारित संरचना के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिजली तो किसी भी देश में होना ही चाहिए। हम क्या बोल सकते हैं कि सड़क की अच्छी सुविधाएं तो होनी ही चाहिए, मतलब सभी देशों में। और हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये जो सड़क है, तो सड़क के बदले में अगर मैं परिवहन लिख दूं तो सभी आ जाएगा, है ना। तो परिवहन में सड़क, रेलवे, वाटरवे, एयरवे सब आ जाएगा। तो आधारिक संरचना बिजली होना चाहिए किसी भी देश में, परिवहन की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, और हम क्या कह सकते हैं, बैंक की अच्छी सुविधा होनी चाहिए, बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए। बैंकिंग के साथ साथ और क्या होना चाहिए, उस देश में अस्पताल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये सब का सब जो है ना, ये सब का सब किस में हो जाएगा, आधारिक संरचना में हो जाएगा। मतलब इतना तो जरूरी ही है किसी भी देश में। अगर किसी देश में इतना भी नहीं हो पा रहा है तो मतलब हम यह कह सकते हैं उस देश की आर्थिक संरचना डवाडोल है, यानी बहुत ही कमज़ोर है। देखिए आधारिक संरचना का क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए अगर आप घर बना रहे हो तो घर बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले हम नीचे 3 फीट 4 फीट खुदाई करके नीचे बहुत सारा ईंट मतलब हम नीचे डाल देते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि वहाँ से जो हमारा दीवार खड़ा हो ना वह मजबूत हो, वह हमारे घर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी प्रकार से किसी भी देश में आधारिक संरचना यानी कम से कम बिजली, परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, अस्पताल, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें जो हैं जो आम नागरिकों के लिए जरूरी, बिल्कुल ज़रूरी है, ये अगर उपलब्ध होता है तो हम क्या बोलेंगे, उस देश में आधारिक संरचना बढ़िया है। बहुत सारा ऐसा देश है जहाँ पर अभी इन सभी की भी सुविधाएं अच्छी सी नहीं है। क्या आपको समझ में आया? मुझे उम्मीद है यह आपको आधारिक संरचना समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को अगर कहीं पे लगेगा कि मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो उनको आप पीछे कर दीजिएगा, वहाँ से फिर आप समझ लीजिएगा, और नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए इनको साफ करते हैं और आज का क्लास हम यहीं तक रहने देते हैं। इनके बाद एक पार्ट और लेके आएंगे और फिर आपका हमारा जो यह चैप्टर है, पहला चैप्टर, यह समाप्त हो जाएगा। और इनके बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। मतलब साथ साथ ही हमारा क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी डील हो जाएगा, और मैं क्वेश्चन भी आपको समझा दूंगा। चलिए, लेकिन आप जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक इनसे पहले अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनको जाके ज़रूर देखिएगा। ये दोनों वीडियो ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप पहले इन दोनों को देख लीजिएगा, फिर पार्ट 3 को देखिएगा। अगर आप इन्हीं को देख रहे हैं तो बाद में इनको ज़रूर देखिएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप इन तीनों को देख लोगे और अब जो इनके बाद जो एक और वीडियो आएगा पार्ट 4 जो आएगा, अगर आप पार्ट 4 तक अच्छे से देख लेते हो पूरी वीडियो तो 100% मैं कहता हूँ आप किसी को भी यह पूरा चैप्टर, यानी पहला जो चैप्टर है आर्थिक विकास का क्या इतिहास रहा है, यह आप किसी को भी समझा देंगे। तो इसीलिए आप इन दोनों पार्ट को भी देखिएगा। उनके बाद मैं देख रहा हूँ कि बच्चे तो वीडियो वॉच कर रहे हैं लेकिन आप लोग उसके नीचे कमेंट नहीं कर रहे हैं। कमेंट करने से मतलब है आपको उस पूरे वीडियो में क्या कहीं पर कोई ऐसा टॉपिक था जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। क्योंकि देखिए अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे क्या लगेगा, बच्चे एक्टिव हैं। नहीं तो लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियो पे आएंगे, एक मतलब जैसे ऑन करेंगे, चलाने के बाद 1-2 मिनट के बाद छोड़ के चले जाएंगे। यह वीडियो उनके लिए नहीं है, यह वीडियो आप लोगों के लिए है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिए, जहाँ पर जो भी लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आए तो वह प्रश्न पूछिए। अगर आपको समझ में अगर आ जा रहा है, अच्छे से आप समझ पा रहे हो, तो फिर आप थैंक यू भी बोल सकते हैं और बोलना भी चाहिए। उनके बाद पिछले वीडियो में, यानी जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था, यह हमारा पार्ट 3 है। पहले वीडियो में एक उदय कुमार नाम का एक बच्चा है, इन्होंने कमेंट किया था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये पूछ रहे थे उदय कुमार जी कि सर आय क्या है। इनका प्रश्न था
कि सर आय की परिभाषा हम क्या कह सकते हैं, क्या दे सकते हैं, यानी मैं यह बोलूं या जानना चाह रहा था कि आय क्या है। तो उदय जी, यह अब यहाँ से आपको डेडिकेट है। तो आय के बारे में आप क्या बोलिएगा? जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक या मानसिक श्रम करता है, उनके बदले में उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है, यानी उनके बदले में उन्हें जो रुपया या फिर वस्तु मिलता है, हम उसी को आय कहते हैं। क्या आपको समझ में आया? क्या बोलिएगा आय क्या है? तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी, मैं या आप, कोई भी, जब कोई व्यक्ति शारीरिक यानी अपने शरीर से या फिर मानसिक कार्य करता है, उनके बदले में उन्हें जो पारिश्रमिक मिलता है, यानी उनके बदले में उन्हें जो फल मिलता है, फल के रूप में मतलब यहाँ पे उनको वस्तु भी मिल सकता है अगर काम करेगा, या फिर उनको रुपया भी मिल सकता है। तो वो जो पारिश्रमिक प्राप्त होता है, हम उसे ही आय कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से जैसे उदय जी ने प्रश्न पूछा, अगर आप लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप नीचे कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछेगा, हमें बहुत ही अच्छा लगेगा और मैं उन कमेंट के बारे में ज़रूर अगले वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं फिर से बता दूं, आप लोगों को जब यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो चैप्टर के अंत में आप लोगों को मैं दूंगा हैंड रिटेन नोट्स। वो नोट्स आपको मिलेगा कहाँ? तो वो मिलेगा आपको टेलीग्राम पर। वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर जाइएगा, यहाँ पर सर्च कीजिएगा नॉलेजपुर। नॉलेजपुर याद रखिएगा, जो आपका अपना नॉलेजपुर है, उन दोनों तरफ यानी पहले और अंत में भी आपको किताब की फ़ोटो है। इस चीज़ को याद रखिएगा, दोनों तरफ। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहां से भी जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप ग्रुप में पहुंच जाइएगा अपने चैनल पर। तो वहां पर मैं जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होगा, मैं आप लोगों को सारा नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।